नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवनेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार यदि आपके आवास की दूरी केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जो गाइडलाइंस हैं उससे अधिक है, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रारंभ होने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित डेट नहीं आई है। तो हम सबको अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि फरवरी के अंत तक डेट आ जाएंगी, तब हम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे। लेकिन तब तक हमारे पास कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे थे, जिसमें ये पूछ रहे थे कि हमारा डिस्टेंस आवास जो है वो दूर है, इतना है कि क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो किस कैटेगरी में हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर ये हम समझ लेते हैं तो हमारे जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के चांस हैं वह बहुत कम हो जाएंगे। ताकि हमारी मेहनत सफल हो तो हम पहले कैटेगरी को सही से पहचान लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी पहचानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि जिस विद्यालय में हम अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे हैं वह विद्यालय किस श्रेणी में आता है। केंद्रीय विद्यालय वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन श्रेणी के हिसाब से मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिससे वरीयता की श्रेणी में बदलाव आता है। तो सबसे पहला है रक्षा कर्मियों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं। इसे आमतौर पर कैसे पहचानेंगे? यह विद्यालय ऐसी जगह स्थित होते हैं जहां पर मिलिट्री एरिया होता है। जो मिलिट्री एरिया, सीआरपीएफ एरिया होता है, ऐसी जगह पर स्थापित जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं वह रक्षा कर्मियों के लिए केंद्रीय विद्यालय कहलाते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय खास रूप से रक्षा कर्मियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य रक्षा संबंधित संगठनों के कर्मियों के बच्चे शामिल होते हैं। दूसरी प्रकार के परियोजना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय, ये ऐसे विद्यालय हैं जो किसी विशेष परियोजनाओं के क्षेत्र में उन्हीं के परिसर में स्थापित होते हैं। वह किसी भी डिफेंस सेक्टर में नहीं होते। जैसे ये केंद्रीय विद्यालय विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में स्थापित किए हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा संस्थान, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और अन्य सरकारी परियोजनाओं में। ये मुख्य रूप से इन परियोजनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं। अब आप ये पहचान गए कि 2 तरह के केंद्रीय विद्यालय हैं। आप जिस केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं पहले ये निश्चित कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कैटेगरी की कि किस प्रकार से कैटेगरी 1, 2, 3 आती है। कैटेगरी 1 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी आते हैं। स्थानांतरणीय और अस्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और सेना और पैरामिलिट्री बलों में सेवा कर रहे व्यक्तियों के बच्चे वर्ग 1 में आते हैं। ये कौन से विद्यालयों में वर्ग 1 में आएंगे? जो विद्यालय जो मिलिट्री एरिया में स्थापित हुए हैं उन विद्यालयों में ये केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे कैटेगरी 1 में आएंगे। जबकि दूसरे प्रकार के जो विद्यालय हैं, जो IHL या प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने हुए विद्यालय हैं, उनमें उन कर्मचारियों के बच्चे प्रथम श्रेणी में आएंगे। और ये जो प्रथम श्रेणी है ये द्वितीय श्रेणी हो जाएगी। इसका सीधा सा फंडा ये है, सीधा सा रूल ये है कि अगर आपका द्वितीय प्रकार का केंद्रीय विद्यालय है तो श्रेणी 1 स्थान बदल जाएगी। यानी कि जो प्रथम श्रेणी वाले हैं वो द्वितीय हो जाएंगे, द्वितीय वाले तृतीय हो जाएंगे, और जिस संस्थान में वह विद्यालय स्थापित है वहां के कर्मचारियों के बच्चे प्रथम श्रेणी में
आ जाएंगे। मुझे लगता है ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम श्रेणियों को समझते हैं ध्यान से। पहली श्रेणी में बात आ गई। दूसरी श्रेणी वर्ग 2 कैटेगरी 2 स्वायत्त निकायों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों भारत सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे इसमें आते हैं। भारत सरकार के स्वायत्त निकायों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिसे पीएसयू कहते हैं, इनके बच्चे इसमें आते हैं। कैटेगरी 3 में राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं। स्थानांतरणीय और अस्थायी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे कैटेगरी 3 में आते हैं। कैटेगरी 4 में राज्य सरकार के जो पीएसयू होते हैं उनके बच्चे कैटेगरी 4 में आते हैं। इसके बाद कैटेगरी 5 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और अन्य स्वरोजगारियों के मामले में स्वयं कर्मचारी उन व्यक्तियों के बच्चे जो उपरोक्त पेशेवरों में स्वयं सेवा में हैं, वह कैटेगरी 5 में आते हैं। कैटेगरी 6 निजी वर्ग के कर्मचारी जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वह कैटेगरी 6 में आएंगे। और कैटेगरी 7 अन्य सभी श्रेणियों के बच्चे जिसमें विदेशी राष्ट्रीय भी शामिल हैं, यह सारे कैटेगरी 7 में आएंगे। अब यही अगर द्वितीय प्रकार के स्कूल हैं तो ये कैटेगरी 8 तक पहुंच जाती है। अब आगे मैं बता दूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जिनका आवास 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से केंद्रीय विद्यालय से ज़्यादा दूरी पर है, तब भी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ये जो गाइडलाइंस है 5 और 8 किलोमीटर की, ये केवल और केवल आरटीई कोटा के अंतर्गत जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जो माता पिता रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये है क्राइटेरिया केवल उन्हीं के लिए लागू है। आप लोग जो अन्य कैटेगरी के अंतर्गत जो सर्विस क्षेत्र में है, सर्विस कैटेगरी में है, चाहे वो 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, अगर कैटेगरी के अंतर्गत बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं तो यह जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, डिस्टेंस का प्रावधान है, वह लागू नहीं होता। अब बात कर लेते हैं आरटी वालों के लिए कैसे लागू होता है। अगर आपका स्कूल शहरी क्षेत्र में है तब 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, और अगर यही ग्रामीण क्षेत्र में है तो यह दूरी 8 किलोमीटर होनी चाहिए, और यह रेडियस दूरी मापी जाती है। इसके लिए आपको केवल और केवल एक डिक्लेरेशन देनी होती है जो विद्यालय में जमा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, इसमें बता दें आरटीई कोटा के लिए और क्या गाइडलाइंस हैं। आरटीई कोटा के अंतर्गत 25% सीटें आरक्षित होती हैं। आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। ये एक्ट 2009 में पारित की गई थी। इसके लिए कौन कौन से बच्चे पात्रता पाते हैं? ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट होता है, ऐसे बच्चे आरटी कोटा के तहत प्रवेश पाने के लिए पात्र होते हैं। पात्रता का निर्धारण जो है वो अलग राज्य में अलग अलग मानदंड हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वह परिवार जिनकी वार्षिक आय निर्धारित अंक जो कि 8 लाख बताया जाता है, 8 लाख से कम होती है, उन्हें आरटीई EWS माना जाता है और उन्हें पात्र माना जाता है। इसमें एक और विशेषता है, इसमें आयु सीमा होती है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे ही आरटीई कोटा में के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हैं, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का निवास प्रमाण पत्र और EWS द्वारा जारी
प्रमाण पत्र। बाकी के जो दस्तावेज हैं वह हमने अपनी वीडियो में बताए हुए हैं। ये केवल आरटी कोटा के लिए स्पेशल अलग से बता दिया। बाकी आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर ये देख सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।